वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर मैथ्स अलजेब्रा, फोर्थ चैप्टर स्टैंडर्ड 9 का। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। तो व्हाट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो व्हाट एग्जैक्टली रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है? तो द वर्ड रेशियो इटसेल्फ लाइक 2/4, ये एक नंबर है। तो रेशियो मीन्स when any numbers, when they are expressed in the form of numerator and denominator, then it is said to be as ratio, या फिर इसको ऐसा 2:4 ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। Proportion, ratio and proportion means when the condition are dependent on each other, either may be direct or may be inverse, ठीक है। inverse और direct क्या है we will discuss। means one factor is depending on the second factor, maybe one if one is increasing then another is increasing, or maybe one is increasing then another is decreasing। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दो फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, देन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, घटता है, या फिर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, देन इट इज कॉल्ड दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। मीन्स फर्स्ट फैक्टर is depending upon the second factor but inversely means उल्टा, अगर वो बढ़ेगा तो वो कम होगा, या फिर वो कम होगा तो वो बढ़ेगा। चलो उसको बोर्ड पे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। लाइक इफ यू से, चलो उसको ऐसा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन inverse proportion proportion is basically ऐसा उसको बताते हैं, डिनोट करते हैं। लाइक दो फैक्टर है हीट, पहला एक करते हैं हीट। अगर गैस पे आप कुछ कुकिंग करने को रखोगे तो गैस का वो रेगुलेटर जितना इंक्रीज करोगे उतना हीट बढ़ेगा, गैस इंक्रीज होगा हीट बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो भी कुकिंग करने के लिए रखा है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, खाना जल्दी पकेगा। अगर आपको जल्दी और पकाना है, जितना बढ़ाओगे उतना पकेगा। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज रिटन एज लाइक दिस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। हीट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा हीट बढ़ेगा। धूप में जाओगे, थर्मामीटर से मापो उसको, मेजर करो। जब टेम्परेचर ज्यादा है, थर्मामीटर ज्यादा दिखा रहा है, तो आपके बॉडी में हीट भी ज्यादा महसूस होगा, गर्मी होगा ज्यादा, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन दिस बोथ टू फैक्टर्स are depending on each other and one is increasing depending on the increase is in one is increasing as the another is increasing, that those factors are told to be as direct proportion to each other। अभी इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या आता है, लेट्स से टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू प्रेशर, ठीक है। लाइक से हम लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करेंगे ना, तो लोअर स्टैंडर्ड्स में ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर एक्सपांड हो जाता है, तो वहां पे प्रेशर लो हो जाता है। एयर एक्सपांड हो जाता है तो एयर ऊपर की तरफ फ्लो होने होता है, तो उस एरिया में जहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है वहां पे प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऑब्वियसली इन दिस केस टू फैक्टर्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर बट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बिकॉज जब वो बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अगर जब आपको क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम से आपको समझना पड़ेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसको ऐसा करो, यू हैव टू गेस विच वन दैट इज। लाइक कैसा आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ऐसा केस आएगा कि लेट्स से टू मोबाइल फोन कॉस्ट फॉर
10,000 rupees. Then what will be the cost of 4 मोबाइल फोन? ठीक है, सिंपल है, दिख रहा है हमको कि 2 मोबाइल का कॉस्ट 10,000 है, तो 4 मोबाइल का कैसा होगा, यानी मोबाइल बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, इक्वेशन आपका ऐसा बनता है। अभी इसमें कैसा है, एक का कॉस्ट पूछा है तो ये हमको पता नहीं, तो इसको एक्स कंसिडर करते हैं, तो इसका इक्वेशन बनाना होता है। 7th स्टैंडर्ड में किया है हमने, याद करने की कोशिश करो, नहीं तो इधर ध्यान दो अच्छे से अभी भी, कि 2 मोबाइल का कॉस्ट, ये ऐसा बॉक्स बनता था। ठीक है, ऐसा हम लोग बॉक्स बनाते थे, ऐसा लिखते थे 2 मोबाइल कॉस्ट, यहाँ लिखते थे कॉस्ट, यहाँ लिखते थे नंबर, एंड इधर लिखते थे कॉस्ट। तो 2 मोबाइल कॉस्ट है, यहाँ 10,000, तो 4 का x। ठीक है, तो स्टेटमेंट बनता था हमारा 4/2/4, ऐसा इक्वेशन बनता था, इज इक्वल टू 10,000 अपॉन x। ठीक है, फिर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली नहीं बोलते क्योंकि इज इक्वल टू है, ये x इधर चले गया। ठीक है, मगर ये ऐसा जाता था, ये 2x हो जाता था, 2x इज इक्वल टू एंड 4 इंटू 10,000, तो ये जाता 40,000। therefore x, ये x नीचे आ गया, अभी ये 2 इधर, सॉरी 2 नीचे आ गया, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20,000। 20,000 ये आंसर आ जाता है, आ गया आपका, कि अगर 2 मोबाइल 10,000 का है तो 4 मोबाइल्स का कॉस्ट होगा 20,000। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये तो इजी है। ठीक है, वो भी इनवर्स प्रोपोर्शन भी इजी है, बट समझना मेन इनवर्स है या डायरेक्ट है, वो मेन समझना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के अभी इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल कैसा आएगा हमें, लेट्स से ऐसा आएगा कि इफ लेट्स से 5% complete a job in 10 days, then how much time does 10% need to complete सेम जॉब? ठीक है, अभी समझ में आया, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्यों, 5 लोग एक काम को यदि कर रहे हैं, उसको वो 10 दिन ले रहे हैं, तो 10 लोग उस काम को कितना दिन लेंगे, क्या बढ़ेगा? नहीं, आदमी बढ़ रहा है तो टाइम कम हो जाएगा ना इसमें। अगर 5 लोग 10 दिन ले रहे हैं कोई काम करने के लिए, तो 10 जन आएंगे तो आधा का टाइम हो जाएगा ना, तो यानी आदमी बढ़ा लेकिन वहां जो जैसा समय ज्यादा था वो कम हो गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे जब बंदा बढ़ गया, पर्सन्स बढ़ गए, तो टाइम कम हो गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन में आएगा। तो इसमें इसकी तरह से नहीं होगा इक्वेशन, इसका भी ऑब्वियसली टेबल ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनाते हैं, ये भी ऐसे ही होगा। 5 पर्सन है और ये 10 डेज लगे, तो 10 पर्सन है तो x डेज लगेंगे, ये ऐसा x। बट इसको जब भी आप इक्वेशन फ्रेम करोगे, पहले तो ऐसे लिखोगे इसको, 5 अपॉन ये 10 हो गया इज इक्वल टू 10 अपॉन ये x हो गया। ठीक है, मगर इसका जब इक्वेशन बनता है तो ये ऐसे क्रॉस नहीं होता है, ये x इधर ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। ये ऐसे ऐसे होता है, यानी 5 इंटू 10 हो गया, 10 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, तो ये जाएगा 50 इज इक्वल टू 10x, therefore 50 अपॉन 10 इज इक्वल टू x, therefore x इज इक्वल टू 5 डेज। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से करोगे तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा पहले, इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करना है, इसको ठीक तरह से समझो। हाँ, और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है।
ठीक है। अभी रेशियो दो एग्जांपल मैंने दिया है, तो ये रेशियो को समझते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन समझ लिया हमने, रेशियो को समझते हैं कि रेशियो क्या है। अभी देखो दो एग्जांपल, दो केस लिया है। सोनू स्कोर्ड 200 मार्क्स आउट ऑफ 400, मोनू स्कोर्ड 300 मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 600। ठीक है, अभी देखो उसको 200 मार्क्स मिला है 400 में से, इसको 300 मार्क्स मिला है 600 में से। इसका ज्यादा दिख रहा है बट आउट ऑफ भी ज्यादा है, उसका कम दिख रहा है पर आउट ऑफ भी कम है। ठीक है, तो अभी देखो इनका अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये 200 अपॉन 400 होगा सोनू का, ये 2 0 कट हो जाएगा तो हो जाएगा 2/4। अगर मोनू का देखोगे तो हो जाएगा 300 अपॉन 600, 2 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 3/6। ठीक है, मगर अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो हो जाएगा 1/2, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/2। सेम देखो यहाँ पे भी होगा 3 1 जा एंड 3 2 जा, यानी 1/2। यानी नंबर उसका दिखने में अलग था डिजिट्स, बट रेशियो सेम आया। ठीक है, तो क्या होता है जब रेशियो में जब देखते हो आप, तो देयर इज सम एक्स फैक्टर इज ऑलवेज, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर है। ठीक है, यानी लेट्स से अगर यही अभी x इज इक्वल टू अगर 100 होता, अब यही x इज इक्वल टू 100 है, हाँ, तो ये हो जाएगा लेट्स से x इज इक्वल टू 200, यहाँ पे x इज इक्वल टू 200 लिया तो ये हो जाएगा 200, एंड ये x इज इक्वल टू जब भी 200 तो ये हो जाएगा 400, यानी सेम पहले जैसा नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, वही रेशियो का, यानी यहाँ पे एक एक्स फैक्टर है जिसका पावर कुछ ना कुछ है, तो एग्जैक्टली जो नंबर आया दैट इज नॉट द फाइनल नंबर, वो रेशियो होता है। ठीक है, फाइनल नंबर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो वैसे ही ये चैप्टर है, तो इतना समझना जरूरी था ताकि आगे जो हमारा प्रैक्टिस सेट्स है, प्रॉब्लम सेट्स है, उसमें दिक्कत ना आए। थोड़े कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे भी है, तो जैसा जैसा ये अभी फॉर बेसिकली फॉर योर प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 इतना ही है। उसको सॉल्व करने के बाद कुछ और फंडामेंट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वी विल डिस्कस दैट इन दैट लेक्चर। अभी इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट लेक्चर 1 में प्रैक्टिस सेट 4.1 कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। ठीक है, दो नंबर दिया है तो इनका रिड्यूस फॉर्म तो फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे करते हैं, रेशियो में लिख के ही करते हैं ना, इज इक्वल टू रेशियो फॉर्म में लिखते हैं 72/60। ठीक है, और इसको रिड्यूस करते हैं। लोअर स्टैंडर्ड में हो चुका है, 7th 8th में अपना ये फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आगे आगे गाड़ी तो और तेज तेज होते जाएगा, बेसिक से शुरू हो रहा है हमारा, आगे आगे जाएंगे तो तेज होते जाएगा। उसको कैसे करते हैं हम, इसको रिड्यूस करते हैं तो लेट्स से 72 है 60 है, तो दोनों का कॉमन टेबल कोई है जिसमें दोनों नंबर आता है, यस 12 6 एंड 12 5। ठीक है ना, तो ये 12 एंड 12 कट गया, देन रिड्यूस फॉर्म क्या है 6/5 ये आया। सेम यहाँ पे 38/57 कॉमन मल्टीपल जिसमें दोनों आता है 19 इंटू 2 एंड 19 इंटू 3, 19 कट हो गया तो ये आ गया रिड्यूस फॉर्म इसका 2/3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 52 और 78, ये होता है 52/78 इज इक्वल्स टू कॉमन टेबल जिसमें कॉमन मल्टीपल जिसमें दोनों आएगा, जैसे 26 इंटू 2 एंड 26 इंटू 3, 26 to 6, yes 26 इंटू 2 एंड 26 इंटू 3, ये 26 कट हो गया, ये हो जाएगा 2/3
3, ठीक है। कोई ऐसा नंबर आया रेडियस फॉर्म करना है और आपको याद नहीं है तो हमने किया है जीसीडी निकालना 7th स्टैंडर्ड में, एलसीएम एंड एचसीएफ का करते थे। तो कैसे जीसीडी निकालना है, तो ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे इसको हमेशा 78 से 52 को डिवाइड करते थे, तो ये 51, 52 1 जा 52, ठीक है। अब ये क्या आ गया 26, ठीक है ना। अब ये 52 यहाँ ले लेते थे, ऐसा 52, ये 52 इधर ले लिया, तो ये 52, तो अब 26 2 जा 52, ये 0 0 आ गया रिमाइंडर, यानी समझ में आ गया कि 26 ऐसा टेबल है, मल्टीपल है जिसमें दोनों ये आएगा, ठीक है। तो ऐसा हमको कोई अगर नंबर ऐसा मिल गया बड़ा जिसका हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमने 7th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, ठीक है।